श्रेय मिले ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, निराशा से बेहतर होती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। जी हाँ, आशा कितनी भी कम क्यों ना हो, निराशा से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। और ये जो उम्मीद होती है ना, जब आप उम्मीद की डोर को पकड़ते हैं तो ज़रा ज़ोर से पकड़िए, क्योंकि ये उम्मीद की डोर ही आपके रास्ते को साफ करती है और आपको बताती है कि सटीक आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। जी हाँ, और हमारा कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ता है ये आप सब जानते हैं। जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो किसी न किसी महापुरुष के कथन से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आचार्य विनोबा भावे के वचनों से। तो चलिए देखते हैं अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। सुमन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। चूंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, मानव तस्करी बहुत घृणित अपराध है, हम सब जानते हैं। गृह मंत्रालय, अगर हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय की बात करें तो इसको लेकर के लगातार सजग है सरकार। एंटी ट्रैफिकिंग सेल का निर्माण किया गया है जो सेंटर में है, और उसकी अलग अलग इकाइयां हर राज्य में स्थापित की गई हैं, जो देखती हैं कि किस राज्य से किस तरीके से मानव तस्करी है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए। फिर वो सेंटर को रिपोर्ट करते हैं। आप चूँकि बिहार में लगभग 32 सालों से काम कर रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे हम कि आप सरकार के साथ किस तरीके से मिलकर काम कर रही हैं, वो चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मेरा सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर और मुझे बुलाया गया और इस तरह के मुद्दे पर बात भी करनी है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रैफिकिंग शब्द है, इस शब्द से भी बहुत सारे हम लोग जैसे लोग भी रूबरू नहीं हुए थे, पर 2000 साल से, पिछले 2000 और 2001 में सरकार ने इसके ऊपर बातचीत रखी, और बातचीत रखने के बाद हम लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संज्ञान में ये बातें आई कि हमारे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो क्या समस्या है और है या नहीं है। तो उसको देखते हुए उन्होंने 10 राज्यों में एक साथ एक शोध करवाया था, और शोध के समय में मैं उसमें शामिल हुई थी। इसको सपोर्ट यूएनओडीसी ही कर रही थी, और पूरी एक टीम थी हमारा जो इंडिया के तरफ से मिस्टर पीएम नायर साहब लीड कर रहे थे, और हम लोग सब साथ में थे। तो बिहार की जवाबदेही मुझे मिली थी, और बिहार के जितने भी रेड लाइट एरिया हैं जहाँ पर इस तरह के घृणित अपराध को अंजाम दिया जाता है, वहाँ जाकर हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर हमारी बच्चियाँ और हमारी जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से वहाँ लाई जाती हैं, और कैसे उनसे गलत चीज़ों का व्यवहार करके और गलत तरीके से उनका उपयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। तो इसके ऊपर पूरी हमने स्टडी की थी। वो 2 साल की बहुत इंटेंस स्टडी थी, और उन सब 10 राज्यों में देखा गया कि बहुत ही बड़े पैमाने पे इस तरीके से हमारे लोगों को बहलाकर फुसलाकर और एक बड़ा मार्केट तैयार किया गया है, और उसमें विभिन्न स्तरों के लोग जो हैं, हमारे परिवार से भी लोग शामिल हैं, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि वो सारे लोग अपने ही हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और उस समय थोड़ी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि ये जो शब्द है ना ट्रैफिकिंग, ये भी समझना बहुत मुश्किल है। तो फिर हिंदी में उसको बोलते हैं मानव व्यापार। भाई मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ मसला ही नहीं है, क्योंकि लोग व्यापार का मतलब समझते हैं चीज़ों का व्यापार। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो साइलेंट व्यापार है, जो ह्यूमन का, मानव का, उसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जानते तो हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत करी कि किस तरीके से सबसे पहले तो जो हमारे सरकार की व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने इन बातों को रखा। उन लोगों ने बड़ा अच्छे से उसको समझा भी, देखा भी, और उसको इंटरलाइज किया कि नहीं ये एक मुद्दा है और हम इस पे काम कर सकते हैं, और इसको हम लोग रोक भी लगा सकते हैं, और हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की। वो एक स्टडी का पार्ट था, शोध का पार्ट था। हमने वहाँ काम किया और वहाँ से उन मुद्दों को लेकर आए कि किस वजह से इस तरीके की चीज़ हो रही है। तो हम लोगों ने उसको शेयर किया, और वो एक बहुत बिहार का एक समझिए कि एक अच्छा शोध था
जिसमें जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, या तो इसको बचाने वाले जो लोग हैं वो कौन है जो इसको बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं या इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाने की काम कर रहे हैं, और दूसरे वो कौन लोग हैं जो इसमें इस तरह के लोगों को धकेल रहे हैं। तो वो दोनों तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया, और साथ में हमारा जो प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं और किस तरीके से बचाने में मदद कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत पुरजोर काम किया। उस समय में 2005, 6, 7, 8, 9 तक कंटिन्यूअस पूरे बिहार के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे और जितने जुडिशरी के लोग थे, सबकी प्रशिक्षण हुई इसके ऊपर कि मानव व्यापार को कैसे रोक लगाना है, और उसके लिए जो कानून है उस कानून का किस तरीके से उपयोग करना है, ताकि जो एक्यूज्ड है वो बचे नहीं, और एक संदेश जाए कि अगर इस तरह का कुकृत्य कोई भी करता है तो वो बचेगा नहीं, और हम अपने जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको हम इस तरह के जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसको हम दुर्घटना ही मानते हैं, वो दुर्घटनाएं जो होती हैं उससे हम उनको बचा सकें। तो लगातार ये 2000 से तो बिल्कुल कंटिन्यू इस मुद्दे के ऊपर काम चल रहा है, और आज की स्थिति ऐसी है कि सरकार चाहे किसी भी स्टेट की हो, काफ़ी सेंसिटिव हुई है, और इसके साथ काम करने वाली जितनी एजेंसियां हैं वो भी काफ़ी संवेदनशील हुए हैं और स्पेशली इसके ऊपर फोकस्ड करके काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में जितनी जागरूकता कही जाए वो फैलाया जा रहा है, पर अभी भी लगता है कि बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, हमारा जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, उसके हिसाब से हम कम हैं, हम काम करने वाले लोग कम हैं। तो हमें लगता है कि कुछ और लोग आएँ और इस दिशा में और काम करें, और एक प्राथमिकता के तौर पर काम करें। इसको प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा। जैसे हमारे लिए हवा, पानी, ये सारी चीज़ें इतनी ही प्राथमिकता में है, उतना ही ये मुद्दा जो है ये हर व्यक्ति के जेहन में एक प्रायोरिटी के रूप में रहे, चाहे वो प्रशासन में हो या शासन में हो, चाहे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, वो सारे लोगों को इसके लिए एकदम से, कि अगर रात को 2 बजे रात में भी पता चलता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने की बात हो रही है, तो वो वहाँ पहुँच के सबसे पहला काम हो कि एक मानव के जीवन को बचाए। उसमें जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन होती हैं? हमारी महिलाएं होती हैं या हमारे बच्चे होते हैं। ये जो ट्रैफिकिंग का पूरा नेक्सस है, इसमें ये 3 लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। एक तो है कि 40-45 साल तक की महिलाएं वनरेबिलिटी में रहती हैं, बच्चे बिल्कुल रहते हैं 0 से लेके, और आप 18 साल तक का ले लीजिए, ये पूरा मतलब बहुत ही वनरेबल स्थिति में है, बच्चे और बच्चियां दोनों, क्योंकि दोनों का दुरुपयोग होता है, दोनों के शरीर का दुरुपयोग होता है, दोनों का मन स्थिति का दुरुपयोग होता है, और साथ में बहुत सारे कामों के लिए, गलत कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए नहीं, गलत कामों के लिए उनका उपयोग होता है। अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करें, तो वहाँ भी यही दर्ज है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं और उसके बाद फिर बच्चे। पहले था कि बच्चियां थी शामिल, लेकिन पिछले दशक में हमने देखा है कि लड़कों की भी संख्या इस दिशा में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम देखा जाए तो इसके पीछे क्या कारण, क्या है, वजह क्या है कि एक सेक्शन को ही फोकस किया जाता है? पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो पहला तो बिल्कुल फोकस्ड महिलाएं थी और लड़कियां थी, जिनका एज 10 साल, 6 साल, 8 साल से लेके और 18, 19, 20 साल तक का की लड़कियों के साथ था, और वो और महिलाओं के साथ था। इसका वजह जो है, अब मैं आऊँगी बाद में कि लड़कों का क्यों हो रहा है, पर ये 2 जो सेक्शन था, इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि हमारा जो तथाकथित कहिए एक बड़ा बाज़ार जो चलता है, वो इनके वजह से चलता है, और इनको इतना मजबूर कर दिया जाता है वहाँ तक पहुँचने में कि आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकती हैं। किसी भी बच्ची को और किसी भी लड़की को जब ये लोग ट्रैफिक करते हैं, और तो बहुत ही आसानी से करते हैं, उस समय इनको कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे कि इनको मतलब विरोध का सामना करना पड़े। इतना अच्छे से उनको लोभ देते हैं, उतना प्रलोभन देते हैं, पैसा देते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, और वो सारी चीज़ें दिखाते हैं कि तुम्हारे साथ परिवार में या समाज में कितना तुमको प्रताड़ित किया गया है, तुम मेरे साथ चलो तो तुमको ये ज़िंदगी मिलेगी, हम तुमको पढ़ाएंगे, तुमको अच्छी नौकरी दिलाएंगे, तुमको अच्छा जीवन मिलेगा। वो जो एक सिचुएशन आता है ना, वो सिचुएशन ऐसा होता है कि कोई भी इंसान
उस वक्त उसको एक सहारा चाहिए होता है, वो सहारे के रूप में उसको देखती है और बहुत ही स्मूथली उनके साथ हो लेती है। इसलिए वो एकदम सॉफ्ट टारगेट है और यही लोगों को लेकर वो लोग जो है पूरा का पूरा एक नेट बनाए हुए हैं जहाँ पर कि उनका व्यापार होता है, उनका पूरा शोषण होता है और एक बड़ा बाजार है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक वैश्विक समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक बाजार भी है इसका, कि हम सिर्फ अपने राज्य की बात ना करें, देश की बात नहीं करें, ये पूरा ग्लोबली ये चल रहा है और हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं कहाँ पहुंच जाएंगी ये किसी को पता नहीं है। बिल्कुल, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी कह सकते हैं हमारे सामाजिक ताने बाने में ये चीज़ें इस तरह से बस गई हैं कि हमें शायद समझ ही नहीं आता कि जिसके साथ हम बैठे हैं और जो लड़का ट्रेन में लेकर के बच्चियों को जा रहा है या जो व्यक्ति या महिला लेकर के जा रही है वो किस लिए लेकर के जा रही है। नहीं, बहुत समय में देखिए ऐसा है ना कि कोई नहीं लेके जाता है, एकदम से क्लोज जान पहचान वाले लोग होते हैं, चाहे तो उनका चचेरा ममेरा भाई हो, चाचा हो, मामा हो या पड़ोस टोला का कोई ना कोई बंदा हो जिसको वो चाचा भैया कह रही है, क्योंकि वो बहुत इजी होता है रिलेशनशिप जिसमें कि ट्रस्ट किया जाए और उस ट्रस्ट के आधार पे ही उनके साथ ये सारा काम होता है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन फिर भी ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम सभी दोषी हैं। हम सभी इसलिए दोषी हैं कि हम अपनी महिलाओं और बच्चियों को खासकर उस स्थिति में डालने के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। अगर हम अपनी बच्ची को पूरी तरह से रक्षा करें, देख रेख करें, पढ़ाई पे थोड़ा सा उनको ध्यान दिलाएं और समाज का जो एक नेट होता है, सेफ्टी नेट, वो बच्चों और महिलाओं के लिए होता है, वो आज टूटता नजर आ रहा है। उसको बनाने की ज़रूरत है और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि किस तरीके से वो सेफ्टी नेट हो कि हमारा बच्चा एक कदम भी जा रहा है तो कोई ना कोई देख रहा है और उसको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये कारण इसीलिए है कि हमारे बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा टारगेटेड हैं और उस तरह के जो वनरेबल कम्युनिटी से आ रही हैं, वनरेबल एरिया से आ रही हैं, वो ज़्यादा टारगेटेड हैं। आपने एक बात बोला था, लड़कों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है, पहले भी था, पर उनका थोड़ा काम अलग कर दिया था। उनको चाइल्ड लेबर के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, पानी पिलाना, खाना लाना, हाउस होल्ड का काम करना और भी दूसरे तीसरे कामों में, चूरी फैक्ट्री में और भी कई काम होते थे जिसमें बच्चों का उपयोग, कालीन के फैक्ट्री में, उसके लिए ट्रैफिकिंग उनकी होती थी, बंधुआ मजदूरी भी उनको कराते थे और वहाँ ले जाते थे। पर विगत जो आप 10 साल कह रही हैं, वो 10-20 सालों से कम ये जो धीरे धीरे जो टूरिज्म बढ़ा है, हमारा पर्यटन का जो पूरा एक माहौल बना है, हम भी बाहर जा रहे हैं घूमने, बाहर के लोग भी हमारे देश के अंदर आ रहे हैं घूमने, तो ये जो पर्यटक स्थल है, टूरिज्म जो स्पॉट है, वहाँ पे इन बच्चों का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है और खासकर शारीरिक शोषण होता है। बिल्कुल मैम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि मतलब क्या क्या है, किस किस दिशा में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और किन किन परेशानियों से उनको गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, समस्या है, हम जानते हैं लोगों को शोषित किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, ये भी हम जानते हैं, लेकिन इनको हम बचाएं कैसे? सबसे बड़ी बात है कि हम जानते हैं, हम इनको रेस्क्यू कैसे करें, कैसे पता लगाएं? क्योंकि आपने कहा कि परिवार के लोग कई बार शामिल होते हैं, कई बार आपके जान पहचान के लोग शामिल होते हैं, ऐसे में उसे भेद पाना कि ये व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है, इससे कैसे कर पाना, क्योंकि इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें देखिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लेकिन इसके ऊपर हम जैसे जो भी लोग हैं पूरे बिहार के, अगर हम बात करें, पूरे भारत में भी काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में बात करें तो एक हम लोगों का नेटवर्क है जो पूरा काम कर रहा है। उसमें हम टारगेट करते हैं उन वनरेबल कम्युनिटी को भी और उन बच्चियों को भी जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये इस सर्कमस्टांस में पढ़ सकते हैं, तो उनके साथ डायरेक्ट हम लोग काम करते हैं। उन बच्चियों को सबसे पहले तो कि स्कूल में इनरोलमेंट होना चाहिए। देखिए, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने की बात है और बहुत सारे समय में ये लोग वंचित रह जाते हैं, तो यही लोग टारगेटेड हो जाते हैं। हम लोग का काम है कि ये जो सरकार का जितना कार्यक्रम है उसके साथ ये जो वंचित समुदाय है या वंचित लोग हैं, इनको किस तरीके से टाई अप करें ताकि उसका पूरा का पूरा लाभ उनको मिल सके। उसमें सबसे पहले तो है शिक्षा। अब शिक्षा से अगर बच्चों को जोड़ेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो कम से कम हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि 12वीं कक्षा तक वो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो
तो वहाँ पे एक चेक पॉइंट है हमारा, तो वहाँ एक स्कूल को भी अलर्ट करने की ज़रूरत है और जो समुदाय में लोग हैं उनको भी अलर्ट करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर उन बच्चियों को हम लोग अवेयर करते हैं कि आपकी पढ़ाई कितना ज़रूरी है, और अगर आप पढ़ लेते हैं 12वीं तक तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, सरकार की तरफ से जो फ़ायदा मिलने वाला है वो कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हो, और आप एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हो। तो ये एकदम से हम लोग फोकस करते हैं उस समुदाय के ऊपर। एक कार्यक्रम ये हम लोग करते हैं कि शिक्षा से कैसे जोड़े। दूसरा है कि अगर गरीबी की बात होती है, क्योंकि जब हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो पहला मुद्दा आता है कि गरीब है इसलिए वो प्रलोभन में आते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो गरीबी है। तो गरीबी के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई हुई है और चल रहे हैं। तो कहाँ पे वो बात गैप है जिससे कि वो उसमें निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके पोषाहार की योजना है, अन्नपूर्णा की योजना है, उनका राशन कार्ड बना हुआ है, शिक्षा की योजना शिक्षा है, नहीं, व्यापार सारे जीविका की योजना है। सारी योजनाएं हैं। तो उस योजना से अगर वो वंचित हैं तो हम उनको चिन्हित करते हैं और उन योजनाओं से उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके घर में 3 वक्त का जो खाना है वो कमे नहीं, साथ में उनको एक ऐसा रोजगार मिले। जैसे हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है मनरेगा योजना, और मनरेगा में उनको जॉब की बात होती है और उनको काम भी मिलता है, तो उनको उनसे जोड़ देना। तो कम से कम प्रतिदिन वो 250-300 रुपये तो वो कमा लेंगे। तो अगर 9,000 रुपये भी कमाते हैं या 8,000 रुपये भी कमा लेते हैं, इन द वर्स्ट केस हर परिवार में वो पैसा आ जाता है, तो हमें लगता है कि उनकी एक सशक्तिकरण का जो पहला पायदान है उसको वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन इन सब के लिए वो लोगों के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा पॉकेट है, और देखिए इसका खासकर ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो कहीं से भी होता है, पर ये ट्रैफिकिंग का सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो वनरेबल होता है सबसे ज़्यादा कब, जब कोई आपदा आती है। तो आप बिहार का जितना भी जो बॉर्डर जिला है वो सबसे ज़्यादा आपदा से ग्रसित जिला है। और कुछ जिले ऐसे हमारे हैं जहाँ पे कि पहले से बहुत सालों से स्टैब्लिश्ड रेड लाइट एरिया है, वो बहुत वनरेबिलिटी का एरिया है, क्योंकि वो नज़दीक है तो कहीं से भी बच्चे सबसे पहले बिल्कुल ये ट्रांसफर होके वहीं आते हैं। चीजें हैं जी चलिए, ये तो आपने बता दिया कि प्रिवेंशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। कि हम उनको, उनके परिवार को सशक्त बनाएं, सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ें, भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, योजनाओं के साथ जोड़ें। लेकिन जब हम ऐसे बच्चों को या बच्चियों को या ऐसे लोगों को हम जब रेस्क्यू करते हैं, जो एंटी ट्रैफिकिंग सेल है वो उन्हें बचा लेती है, खबर मिलती है, उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल सबके जहन में उठता है कि इन्हें हम रीस्टोर कैसे करें, जी, इनका हम फिर से इनके जीवन का पुनर्निर्माण कैसे करें, एक बहुत बड़ा सवाल आता है। इस दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, किस तरीके से आप सरकार की मदद कर रही हैं, हम जानना चाहेंगे। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारा खुद का भी हमेशा रहता है कि हम वैसे किसी भी व्यक्ति को, वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हों या लड़कियां हों, उनको उस परिस्थिति में आने ही नहीं दें, ये पहला मकसद होना चाहिए। क्योंकि एक बार जब वहां तक पहुंच जाते हैं तो वहां के बाद की जिंदगी बहुत दुभर हो जाती है। तो हमारा सबसे पहले प्रिवेंशन के ऊपर बहुत फोकस होता है कि हम वो एक माहौल बनाए जहाँ से कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना उस तरह की चीज़ों में ना पड़ सके। तो एक तो वहाँ काम हम लोग करते हैं और सरकार के साथ बिल्कुल हम लोग टाई अप करके रखते हैं स्थानीय स्तर पर। दूसरा जब है कि अगर फिर भी अगर ये सिचुएशन आता है तो रेस्क्यू करते हैं। पहला कोशिश करते हैं कि हम उनके परिवार को किसी भी तरीके से काउंसलिंग करके उन बच्चों को या महिलाओं को उनके परिवार में दिया जाए, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लें मगर परिवार सबसे बड़ा एक रिहैबिलिटेशन का सेंटर होता है, जहाँ पे कि वो बच्चे या महिलाएं बहुत जल्दी अपने गमों को, अपने तकलीफ को भूल सकती हैं और फिर से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो वो पहला कोशिश होता है। पर हमारा जो सामाजिक ताना बाना, पहले ही हम लोगों ने बोला, जो सामाजिक ताना बाना है, परिवार डर जाता है कि अगर हम उस बच्ची या महिला को वापस लेंगे तो पता नहीं परिवार, बगल का जो मेरा पड़ोसी है या जो समाज है मुझे क्या कहेगा। तो इसके वजह से जब हम लोग उनको कॉल करते हैं, पता बहुत सारे समय में पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जब रेस्क्यू होता है तो रेस्क्यू कभी कभी तुरंत भी हो जाता है, पता चलता है कि कोई ले जा रहे हैं, उस समय भी रेस्क्यू हम लोग रास्ते में करते हैं या तो रेलवे स्टेशन पे कर लेते हैं, बस स्टैंड में करते हैं।
या वो जगह पे भी जाके चेक कर लेते हैं, पर बहुत सारे समय में आप ये समझिए कि 80-90% में रेस्क्यू तब हम कर पाते हैं जब उस परिस्थिति में वो वहाँ पहुँच के और इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। इन्वॉल्व तो वो कभी नहीं होना चाहते, पर उनको मजबूर कर दिया जाता है और वो जो प्रताड़ना का जो प्रकाष्ठा है उस पे उनको पहुंचा दिया जाता है। उस समय जब हम उनको रेस्क्यू करते हैं और वो जब आती हैं तो समझिए कि बहुत टाइम लगता है उनको काउंसलिंग करके ये समझाने में कि जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, क्योंकि उस गलत को वो सही मान चुकी होती हैं कि हम जो भी कर रहे थे और मेरे साथ जो भी था वो बिल्कुल सही आदमी था। तो ये इससे बाहर निकालने में ही बहुत वक्त लगता है। तो वो एक प्रोसेस चलता है, कोशिश होती है कि लास्ट तक भी उनको हम लोग मेन स्ट्रीम के लिए तैयार कर पाए और कुछ इन्वायरमेंट ऐसे बनाते हैं जहाँ पर कि इस तरह के बच्चे या बच्चियाँ आती हैं, उनको हम लोग तैयार करते हैं, रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, या तो फैमिली में, नहीं तो सरकार के जो स्कीम्स चल रहे हैं, योजनाएं चल रहे हैं, उसके अंदर भी उनका काफ़ी देख रेख होता है। और साथ में हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल किसी को बताया नहीं जाए और उनके लिए देखिए हमारे बिहार में थोड़ा कम है पर कोशिश चल रही है, दूसरे राज्यों में भी है कि उनके लिए बड़े बड़े जितने फैक्ट्रीज हैं उसमें उनको इनरोल कराया जाता है, उनको तैयार करके सारी ट्रेनिंग देके उनको इनरोल करा दिया जाता है। हमारे यहाँ भी कई केसेस ऐसे हम लोगों ने किए हैं जिसमें कि उनकी हम लोगों ने आइडेंटिटी को अंदर रख के और उनको हम लोगों ने पढ़ाया है, उनको तैयार किया है, उनकी शादी करवाई है, आज बहुत अच्छे से परिवार में एस्टैब्लिश हैं, वो नौकरी भी कर रही हैं हस्बैंड वाइफ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता है, पर होने के लिए हम लोग को अपना पूरा समर्पण देना चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हम किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। आप एक छोटा सा ही उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं जीवन में, हम उन सभी दुर्घटनाओं से निकल जाते हैं। ये कौन सी दुर्घटना है जिससे हम निकलना नहीं चाहते हैं, और ये दुर्घटना ही है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए हम किसी की जान को इतना खतरे में डाल दें कि वो मेरा ही किसी न किसी शरीर का हिस्सा था। तो मैं यही कहूँगी कि बस जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर समाज के और राज्य के सभी लोग आगे आके अगर इसमें मदद करे, ये सिर्फ सरकार का दायित्व तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार अपना काम करती है और सरकार अपनी एक योजना चलाती है, सरकार कुछ चीज़ों को प्रशासन के हाथ में डाल के रखी है। तो हम सभी मिलके अगर इसके लिए प्रयास करें तो मुझे लगता है एक सामूहिक प्रयास से इस तरह के मुद्दों पर हम काबू पा सकते हैं। खत्म करेंगे ये हमें पता नहीं है, पर हाँ काबू पा सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में काम करना चाहिए और रिहैबिलिटेशन एक बड़ा पार्ट है और इसके ऊपर अगर हम लोग सब मिलके काम करें, जैसे मान के चलिए अभी बिहार में जो भी कंपनियां हैं काम करती हैं, कॉल सेंटर ही है बहुत सारे, वहाँ भी काम होता है, इनको भी थोड़ा स्पेस दिया जाए, इनके लिए स्पेस बनाया जाए कि भाई जहाँ भी रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ से अगर कोई बच्चियाँ इस तरह की तैयार हुई हैं तो उनको उसमें काम दिया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो क्या होगा, एक दूसरे को देख के थोड़ा हौसला बढ़ेगा और इस हौसले को बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको फैलाने की ज़रूरत है कि ये एक दुर्घटना थी। हम तो बीमार होके भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं और वहाँ से ठीक होके आते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो ये जो बात है, यही बात लोगों को बताने की ज़रूरत है और मुझे लगता है ये जितना फैलेगा और आज जितने लोग देख रहे होंगे, आपके व्यूअर्स देखेंगे, मुझे लगता है कि उन सबको ये समझना चाहिए और इसको बिल्कुल अंदर से ये फील होना चाहिए कि शायद यहाँ पे ये बहुत भाग्यशाली है कि हमारे बच्चे वहाँ नहीं है, कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर ये बाजार बड़ा होता गया, इस बाजार को तोड़ने की जरूरत है। ये इस बाजार को अगर हम नहीं बंद करेंगे तो कभी भी किसी के भी बच्चे और महिलाएं और लड़कियां उस बाजार तक पहुंच सकती हैं। इससे हम मुंह नकार नहीं सकते हैं अपने आप को। अगर मैं आपसे बात करूं इन बच्चों की, जी, तो ये बच्चे कई बार बहुत साभ्रांत परिवार के होते हैं, बहुत बड़े परिवार के होते हैं, जिनके लिए माँ बाप हर कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा उनको मिल जाए, पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों तक अपनी पहुंच लगाते हैं, लेकिन चूंकि तस्करी हो चुकी होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य हुलिया बदल दिया जाता है, कई बार हाथ पैर काट दिए जाते हैं, इनका अंग निकाल करके बेच दिया जाता है। इस तरीके से जब बातें सामने आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कितनी मासूमों के साथ, क्योंकि ये हमारे भविष्य हैं। आपके सामने क्या कोई ऐसा मुद्दा आया, कोई केस आया, कोई मसला आया? हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, केस तो रोज आते हैं और रोज हम लोग रूबरू हो ही रहे हैं, उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे माध्यम से एक चाइल्डलाइन चलाया जाता है, 1098 भारत सरकार का ये कार्यक्रम है। और आपको मैं बता दूं कि प्रतिवर्ष कम से कम 800, 900, 1000 बच्चों को, क्योंकि चाइल्डलाइन में 0 से लेके 18 साल के बच्चे का हम लोग संज्ञान लेते हैं, तो इसमें 1000 बच्चे तक साल में बचाए जाते हैं एक जगह से। ऐसे पूरे देश में चल रहे हैं। उसमें कई बार ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं था, पर कभी कभी उनको डांट इसलिए पड़ी कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, वो पढ़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए और पेरेंट्स दबाव डाल रहे थे कि पढ़ना है। उसकी वजह से वो बच्चा ने घर छोड़ा। अब घर छोड़ा तो वो किसके हाथ में पड़ गया कुछ पता नहीं है। वो जिसके हाथ में पड़ा वो लेके और कहीं पहुंच गया और उसको इतना मारा पीटा टॉर्चर किया, उससे दूसरा काम कराने लगा। वो कैसे कैसे करके जब अच्छा होता क्या है कि जब बच्चे घर से बाहर, खासकर लड़कों के केस में क्या होता है कि जब वो घर से बाहर निकल जाते हैं और एक दिन 24 घंटा नहीं मिलते हैं, तो पेरेंट्स सबसे पहले खोज खाज करते हैं अपने परिवार के अंदर में कि कहाँ कहीं गया होगा। उसके बाद जब नहीं मिलता है तो वो थाने जाते हैं। थाने में जाते हैं तो थाना में तुरंत उनका केस नहीं दर्ज होता है, क्योंकि उनको लगता है, ये अभी का ट्रेंड है, पहले क्या था मुझे नहीं पता है, पर ये अभी का ट्रेंड है कि तुरंत उनका केस नहीं दर्ज होता है। फिर उन पे कुछ दबाव पड़ता है, फिर जाके उनकी केस दर्ज होती है और मिसिंग केस लिखा जाता है कि बच्चा मिस हो गया। मगर बच्चा मिला या नहीं मिला ये बिल्कुल ही गौन हो जाता है। बहुत सारे समय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दबाव डाल के खोजने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं है तो चुप हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हम लोगों ने इतना इसको फैला दिया है कि कोई भी बच्चा एक भी मिसिंग हो या किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना हो, कोई भी मिसबिहेव हो घर के अंदर या घर के बाहर, 1098 पे फ़ोन कीजिए और उसका संज्ञान तुरंत लिया जाता है और वही थाना तुरंत संज्ञान लेती है। अगर 1098 पे फ़ोन आता है, हम लोग जाते हैं, उनको कॉल करते हैं और बताते हैं कि इस तरह की समस्या आ रही है और ये बच्चा नहीं मिल रहा है, तुरंत होता है और वो बच्चे भी रेस्क्यू हो जाते हैं। बच्चे भी अगर दूसरे राज्य में भी है तो तुरंत खबर आ जाती है, इतना त्वरित कार्रवाई होता है। तो बच्चों का जो ट्रैफिकिंग है सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता, उनकी ट्रैफिकिंग उनसे काम कराने के लिए होता है 2-3 जगहों पे। एक तो होता है कि कालीन फैक्ट्री में लेके जाते हैं, चूड़ी फैक्ट्री में लेके जाते हैं, और कसीदाकारी मीनाकारी का जितना काम होता है खासकर महाराष्ट्र के तरफ में, उसमें हमारे बच्चे जाते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे के उंगली के हिसाब से काम होता है, जितना सॉफ्ट उंगली होगा उतना बारीक काम वो कर पाएंगे, इसलिए उनको लेके जाते हैं और एक कमरे के अंदर उनको रखते हैं। उनको बाहर नहीं निकलना है, उनको खाना भी वहीं है, उनकी सारी चीज़ें वहीं पे है, तो उसके लिए ले जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जो है, कई घटना मेरे यहाँ ही हुआ है और हम लोगों ने उसको देखा है कि बच्चे का ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं। कोई बड़े लोग हैं जिनको की किडनी चाहिए होता है, किसी को आँख चाहिए होता है, किसी को कुछ भी चाहिए होता है, वो तो पैसे वाले हैं, उनको वो कितना भी पैसा दे देंगे, डॉक्टर्स को भी देंगे और हॉस्पिटल को भी देंगे, जिससे ले रहे हैं उसको भी दे के मुंह बंद कर देंगे। उसको तो खैर पता ही नहीं चल पाता है कि उसका किडनी निकल चुका है। और उसका उपयोग, ऐसे बच्चों का उपयोग ये बड़े जगह पे इसलिए भी होते हैं, और बिहार का 2 केस ऐसा हो चुका है, ये प्रमाण है। और बहुत सारे समय में तो बच्चे अगर डेथ कर गए, मिले ही नहीं, तो वो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा ट्रेड अभी निकलता चला जा रहा है। दूसरा है कि सेक्स ट्रेडिंग के लिए भी हम लोग देख रहे हैं बच्चों का, बिल्कुल, कि बच्चों को पर्यटन में किस तरीके से यूज कर रहे हैं। वो बहुत सही आप बात कह रही हैं कि ऑर्गन्स के लिए बच्चों को लिया जाता है, लेकिन आपने कहा कि एक वर्ग जो संपन्न है वो शोषित कर रहा है उस वर्ग को जिसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, बच्चों के लिए पढ़ने की योजनाएं हैं, उनके मध्याह्न भोजन की योजना है, अगर वो 18 वर्ष के हो जाते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं तो उसके आगे की पढ़ाई की योजनाएं हैं, उनको स्किल्ड करने की योजनाएं हैं। ज़रूरत इस बात की है, मुझे लगता है कि हर लिहाज से
एक व्यक्ति जो समाज में जागरूक है वो जा करके उनको बताए कि आपके लिए सरकार ने हर कदम पे जी। आपके साथ सरकार खड़ी है, वो भारत सरकार हो या आपकी राज्य सरकार हो। जरूरत इस बात की है कि आप उन योजनाओं का फायदा उठाएं जी, और जिस बिल्कुल। दिन मुझे लगता है कि ये चीजें जब हो जाएंगी तो इसमें अपने आप गिरावट आनी शुरू हो बिल्कुल, जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। जागरूकता ही सबसे बड़ा बिल्कुल। कह सकते हैं हथियार है इस चीज का। है। एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत में निकल कर आई है कि आपने रिहैबिलिटेशन की बात की कि पुनर्वास कैसे किया जाए इन बच्चों का या इन बच्चियों का कैसे किया जाए। इसके बावजूद भी इतनी जो कोशिशें की जा रही है, इसके बावजूद भी ये जो बढ़ रहा है, इसके पीछे जो सबसे सटीक अगर हम कारण की बात करें तो वो क्या हो सकता है? क्योंकि जब तक हम सबसे सटीक कारण को नहीं पहचानेंगे हम आगे इसका मसला, इसका हल देखिए, नहीं एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, मैं ब्लेम नहीं करूंगी बट बहुत सिंपल उदाहरण है कि समय समय पे जो है ना स्वास्थ्य विभाग या WHO कुछ कुछ दवाओं पर प्रतिबंध लगा देती है। वो दवा अचानक से बंद होता है, ठीक है। सेरिडॉन सर दर्द की बहुत ही अचूक दवा थी, आज की तारीख में बैंड हो गई है, बंद हो गई है, नहीं मिलती है। बाजार बंद होगा तो सप्लाई, ये तो बहुत सिंपल फंडा है कि सप्लाई होता रहेगा जब तक बाजार है, और ये जो बाजार है इसको बंद करने की जरूरत है। ये बाजार जब बंद होगा ये सप्लाई बंद होगा, ये सप्लाई तब तक चलता रहेगा। तो आपको ये देखना है कि हम सबको मिलके किस तरीके से ये जो अघोषित बाजार है, ये हमारे देश के अंदर ये कानूनी रूप से वैध नहीं है, इसको कहीं भी मान्यता नहीं दी गई है। तो हम जो ये अवैध बाजार को फलने फूलने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको यहाँ जोर लगाना पड़ेगा कि इस बाजार को हम बंद करें, ताकि ये जो सप्लाई वाले लोग हैं ये इनको बंद बिल्कुल, किया जा बाजार सके। को बंद करने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी तरीके का बाजार क्यों ना हो जिसमें जी। मानव तस्करी संलिप्त हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहरहाल हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही और आपने बहुत ही अहम मुद्दे पर बहुत ही अहम बातचीत की हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। दर्शकों, हम बात कर रहे थे मानव तस्करी की। एक ऐसा घृणित अपराध है जिसके बारे में हम सुनते हैं, जिसके परिणामों के बारे में सुनते हैं तो हम अंदर से सिहर जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, बच्चों के साथ जो अत्याचार होता है वो बहुत ही बुरा होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं उसमें ये पूरे समाज में हमारे आपके बीच से ही लोग निकल कर आते हैं। कोशिश करें कि जब भी आपको आसपास कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098, उस पर आप ज़रूर कॉल करें। अगर आपको कोई व्यक्ति या महिला दिख रही है तो अपने आसपास के पुलिस थाने या एंटी ट्रैफिकिंग सेल में जाकर ज़रूर जानकारी दें कि यहाँ पे आपको कुछ सस्पिशियस, यानी कि आपको कुछ शक हो रहा है, किसी बात का, किसी गलत बात का शक हो रहा है। आप तो जानते हैं ना दर्शकों कि आपके ख़तों का इंतज़ार हमें बहुत बेसब्री से रहता है, तो आप फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director DDK Patna @gmail.com।